तो आज हम करेंगे 9th क्लास के साइंस हमारे आसपास पदार्थ मैटर ऑफ सराउंडिंग। तो देखिए पदार्थ के स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ क्या होता है? बहुत से कणों से मिलकर बना होता है। बहुत से पदार्थ प्रकृति में दो विचारधारा प्रचलित है। एक विचारधारा यह मानना कि लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु विचारधारा का मानना था कि पदार्थ क्या होता है? रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें जल है, जल में नमक मिलाया गया। जल को जब हिलाएं तो नमक और जल क्या हो रहा है? घुल जा रहा है। लाख गुना आवर्धित कण है। जब हम जल के नमक घोलते तो में नमक का कण जो कण जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें क्या हो जाता है? समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? छोटे होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल 100 ml पानी में घोलते हैं। इस घोल में लगभग 110 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल मिला देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक स्थिति में क्या कर रहा है, एक स्थिति में ये छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के क्या गुण है? तो पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, जिसे नमक, शर्करा, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट कण समान रूप से पानी में वितरित होते हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी बनाते हैं तो पदार्थ के कण एक दूसरे के कणों के रिक्त स्थान में क्या हो जाता है? समावेशित हो जाते हैं। अब देखिए अगला गुण क्या है? पदार्थों के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के कण जो होता है हमेशा क्या होता है? गतिशील होता है। देखिए अपनी कक्षा में किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रखे और सुगंध लेने के लिए आप उसके पास समीप जाते। अगर अगरबत्ती जला देते हो क्या दूर से ही सुगंध सुनाई देती है। जल से भरे 2 गिलास बीकर में ले, जब बीकर को एक सावधानी से दूसरे नीली स्याही डाल दे। इस प्रकार घर या कक्षा कोने में रख दे। अपने परीक्षण पर क्या करें? नोट करें। देखिए क्या कर पदार्थ के जो कण होते हैं ये क्या होते हैं? निरंतर क्या होता है? गतिशील होता है, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो पदार्थों के कण में निरंतर क्या होता है? गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें क्या होता है? उनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होता है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उपयुक्त 3 क्रियाकलापों से हम देख पाते हैं कि पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित होते हैं। ऐसे कणों को रिक्त स्थान में समावेशित कार्य के कारण होता है। दो भिन्न पदार्थों के कण स्वतः ही मिलना क्या है? विसन कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसन क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। विसन क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? पदार्थ की अवस्था क्या है? पदार्थ की अवस्था। तब अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखिए, ये कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ 3 रूप में होता है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्था उसके कण की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुणों को विस्तार में से अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, उपयुक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। पेंसिल, हम देख सकते हैं कि इनमें सभी निश्चित आकार और सीमाएं होती हैं। हथौड़ा मारने, खींचने से, गिरने से नहीं, एक दूसरे के विषय संभव है। इन निश्चित आकार, स्पष्ट तथा आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इनका आकार क्या होता है? नहीं बदलता है। तो ठोस में क्या होता है? यदि बाहर से बल लगाते हैं तो टूट जाएगा, लेकिन ये इसका आकार क्या होता है? नहीं बदलता है। इसलिए इसे यह दृढ़ होता है। क्या होता है? दृढ़ होता है, मजबूत। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों को रखने पर चीनी, नमक इन्हीं बर्तनों के आकार ले लेती। क्या यह ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है? संपीड़न संभव है। तो देखिए स्पंज क्या है? स्पंज एक क्या है? ठोस है, लेकिन फिर भी इसमें संपीड़न संभव है क्योंकि यह सभी ठोस है। क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर का बैंड आकार बदलता है
बल हटा लेने पर पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, क्योंकि अत्यधिक बल लगाने पर यह क्या होता है, टूट जाता है। चाहे हम क्या करें, शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले लिया, किसी प्लेट या जार में रखे, इनके क्रिस्टल का आकार नहीं बदलता है। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो यह वायु बाहर निकलती है, जिससे यह संपीड़न संभव होता है। अब देखिए द्रव अवस्था। अब क्या है द्रव अवस्था। द्रव द्रव का आकार नहीं है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का क्या होता है, आकार नहीं होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जिस बर्तन में रखते हैं उसी का क्या आकार यह ग्रहण कर लेता है। जिस बर्तन में उन्हें रखा जाए उसी का आकार ले लेता है। द्रवों में बहाव होता है, इनका आकार क्या होता है, बदलता है, इसलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। के संबंध में हमने देखा कि ठोस द्रव विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण गैस विसरित होकर जल में घुल जाते हैं। यह गैसों ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जल पौधों के लिए क्या है, अनिवार्य है। सभी जीवधारियों अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जल घुलनशील के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव की अवस्था में पदार्थों के कण क्या होते हैं, स्वतंत्र गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। अब देखिए गैसीय अवस्था। कभी कभी गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया होगा, जो कि गैसों के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे हवा में भरता है। इसे पता है कि गैस एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। ठोस, हमने देखा कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की कंप्रेशन यानी काफ़ी अधिक होते हैं। हमें घरों में खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहन ईंधनों के रूप में संपीड़ित सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ित कभी अधिक होने का कारण गैस अत्यधिक आयतन कम आयतन वाले सिलेंडर से संपीड़ित किया जा सकता है। एक आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारे नाक तक पहुंचने वाले गंध बिना प्रवेश किए गंध हम दे सकती है। खाने की गंध के कारण हमें वायु में मिल जाते हैं और रसोई से मिलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि दूर दूर तक भी जा सकता है। पके हुए गर्म खाने के महक हमारे पास तक कुछ क्षणों में पहुंच जाता है। इसकी तुलना ठोस द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों से विसरण तीव्र होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण इनके कण आपस में बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण गैस का दबाव बनता है। क्या पदार्थ की अपनी अवस्था बदल सकता है? प्रतिक्षेपण से जल पदार्थ की 3 अवस्था में रहता है। देखिए कौन कौन अवस्था है। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प। अवस्था बदलने पर पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर नहीं खोज पाएंगे। देखिए ठोस के तापमान को बढ़ाने से उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण कण अत्यधिक तेजी से कंपन करने लगता है। ऊष्मा द्वारा प्रदत्त दी गई ऊर्जा के कणों के बीच आकर्षण बल पार कर लेती है। इसके कारण अपने नियत स्थान छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगता है। एक अवस्था होती है जब ठोस पिघलकर द्रव में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस द्रव में पिघलकर द्रव बनता है उसे वो उसका गलनांक कहते हैं। न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है तो उसे गलनांक कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जैसे देखिए बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक 277.15 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन संगलन कहलाता है।
अब यहाँ पर देखिए किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, इसी में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। गलने की प्रक्रिया में आपके ध्यान दिया होगा, गलनांक पर पहुंचने के बाद जब संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती है, तापमान नहीं बदलता है, बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इसका ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि बर्फ में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह गुप्त पर छुपी हुई है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। 0 डिग्री C या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अब देखिए जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अत्यधिक तेजी से गति करती है। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिसमें द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक स्पष्ट द्रव के सभी कणों में इतनी ऊर्जा मिलती है कि वाष्प में बदल जाता है। जल के लिए तापमान 373 केल्विन बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा में परिभाषित कर सकते हैं। उसी तरह परिभाषित की जैसे हमें संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित करते हैं। वे कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा क्योंकि भापों के कणों की बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेते। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था में जब ऊष्मा देते हैं द्रव बदलता है, द्रव में जब ऊष्मा देते हैं तो गैस में बदलता है, गैस को जब शीतलता ठंडा करते हैं तो द्रव को जब शीतल करते हैं तो ठोस बदलता है। हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थों को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने देखा कि गर्म करने पर पदार्थों की अवस्था बदल जाती है। गर्म करने से ठोस द्रव गैस बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस वाष्प ठोस में बदल जाते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे देखिए कपूर, गैस से सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाता है। जब गैस से सीधे ठोस बनती है तो उसको निक्षेपण कहते हैं। और द्रव अवस्था में बना हुआ ठोस तथा गैस से बदलना प्रक्रिया का उत्पादन। ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन और गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटकों कणों के बीच की दूरी अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्था में अंतर होती है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर संपीड़न करने का क्या होगा? इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है दाब बढ़ाने या घटाने पर पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है? तो देखिए दाब बढ़ने या तापमान घटने से गैसों में बदल सकती है। आप ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में सुना हो, इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब को एक एटमॉस्फेयर तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आता है, बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। इसी कारण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस तापमान द्वारा तय की जाती है। 3 अवस्था में ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस में बदलना निक्षेपण। ठोस द्रव का जमना ठोस और ठोस से द्रव संगलन कहलाता है। द्रव का वाष्पीकरण गैस में और गैस से द्रव में संघनन कहलाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देखिए वाष्पीकरण क्या है। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए सदैव ऊष्मा की देना या दाब बदलना आवश्यक है। क्या अपने दैनिक जीवन से ये ऐसा कोई उदाहरण देख सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह द्रव सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है।
गीले कपड़े सूख जाते। इन उदाहरण में जल क्या हम जानते हैं कि पदार्थ कणों के हमेशा गतिशील होते हैं, कभी भी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव, ठोस कणों में विभिन्न मात्राओं में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की दर निम्न के साथ बढ़ती है। सतह के क्षेत्र पर बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतह